नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कोड की, जो नई कोड सरकार ने जो जारी किया है, और डॉक्टरों को गिफ्ट वगैरह देने की जो प्रथा रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां देती रही हैं और इसमें इक्विपमेंट कंपनियां भी शामिल हैं, उनके लिए एक कोड बनाया गया है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। पहले आप कोड की जो प्रमुख बातें हैं वो जान लीजिए। एक तरीके से सरकार ने कोशिश की है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। तो ये नया कोड 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद आया है। इससे पहले यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स वाले भी शामिल हैं। और इसमें क्या होगा कि फार्मा कंपनियों पर कई तरह की रोक लगाई गई है जो वो प्रैक्टिस करते थे प्रमोशन के नाम पर, उसको लेकर, और निगरानी की जिम्मेदारी फार्मा एसोसिएशंस पर दी गई है, जो कंपनियों के जो संगठन होते हैं उनको दी गई है। ऐसे कई संगठन होते हैं और ये लोग कोड को लागू करवाएंगे, पोर्टल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उस पर तमाम जानकारी डालेंगे कोड से संबंधित कि कोड क्या है, और उसको उस पे कंपनियां जो हैं वो भी ये एक तरीके से घोषित करेंगे कि वो इसका पालन कर रही है। नियम क्या है? डॉक्टरों को जो गिफ्ट देने की परंपरा रही है उसको पूरी तरह से बैन किया गया है। डॉक्टर, उनके परिवार वाले, डॉक्टरों से संबंधित जो लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली को भी उसमें दिया है। कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट दवा कंपनियां उनको नहीं दे पाएंगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये नहीं कि आप कॉन्फ्रेंस के नाम पे डॉक्टर को बुला रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली को बुला रहे हैं, होटल में एंटरटेन कर रहे हैं, टूर करवा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं फ्री का, तो ये तमाम चीज़ें नहीं चलेंगी। इसके लिए नियम कानून होंगे और उसी नियम कानून के दायरे में आप जो जिसको एक खास टर्म है इसका कि शैक्षणिक, डॉक्टरों के शैक्षणिक पर्पज से ये लोग ये सेमिनार वगैरह कराते हैं, तो वो आप कैसे कराएंगे उसका भी नियम दे दिया गया है कि सेमिनार कॉन्फ्रेंस जो है वो किस तरीके से आप करेंगे। इसके अलावा जो दवा जिसका प्रमोशन आप करेंगे वो अप्रूव्ड दवा होनी चाहिए। तो ये कुछ मोटे से नियम है। मूल जो तत्व है इस कोड का वो ये है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर दवा बनाता है और अपनी दवा को प्रमोट करना चाहता है तो इसमें वो अनफेयर प्रैक्टिस का सहारा ना ले, क्योंकि होता ये है कि इस तरीके से दवाएं प्रमोट की जाती हैं। डॉक्टर्स जब प्रमोट करते हैं गिफ्ट्स लेके या कोई भी बेनिफिट्स लेके, तो कोई खास दवा बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा बिकती है और इसकी कई शिकायतें भी आई हैं, कोर्ट तक में मामला गया है। बहरहाल हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे आईएमए के पूर्व सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले और आईडीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर विरंची शाह हमारे साथ हैं। पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर विरंची शाह, शुरुआत आपसे करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर आई है, कैसे ले रहे हैं इसको, किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं? देखिए, हम जो नया कोड यूसीपीएमपी का आया है उसका स्वागत करते हैं। आगे भी 2015 में एक कोड बना था जिसमें फार्मा एसोसिएशंस को मॉनिटरिंग की कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो हाल में ये कोड आया है वो काफी डिटेल्ड है। काफी जो ग्रे एरियाज थे उसको भी क्लियर किया गया है और फार्मा कंपनीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स, देखिए, दवाई का जो प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस होता है, या हम जैसे कह सकते हैं पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो देनी होती है, उसमें फार्मा कंपनीज और मेडिकल प्रोफेशंस को एक इथिकल और साइंटिफिक एंगेजमेंट जरूरी होता है। और ये जो कोड है ये एक बैलेंस कोड है। एक तरफ ये एक साइंटिफिक एंगेजमेंट को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ जहां पर भी कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा हो ऐसा लग रहा है उसको इसने आइडेंटिफाई भी किया है और उसके अंदर कैसे कंप्लेन की जा सकती है, कैसे इसको रोका जा सकता है, उसका एक बहुत अच्छी तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन, विवरण और रूल्स बनाए गए हैं इसमें। तो हम आईडीएमए इसका स्वागत करते हैं और इससे फार्मा उद्योग और मेडिकल प्रोफेशनल का एक इथिकल बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी तरह से बनेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी तक जो हो रहा था या जो इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि 2015 के कोड से इस कोड में आएगा, थोड़ा वो समझाइए। और उससे परेशानी क्या दूर होगी? मतलब जिस चीज़ को टारगेट कर रही है सरकार
या एक आम मरीज के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से हम सोचें, क्या इम्प्रूवमेंट्स हम उम्मीद कर सकते हैं इसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो काफी जगह पे क्लैरिटी का एक गैप था। हम्म। अ, आप अगर एक बात समझिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज मार्केटर्स को डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर जो मेडिसिन मार्केट में बिक रही है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। तो इनके पेशेंट इसका यूज करे इसके पहले जरूरी है कि एक जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल है वो ये मेडिसिन को समझे। उसके हर एक मेडिसिन का एक इफेक्ट होता है, जो डिजायर्ड इफेक्ट होता है, उसके साथ एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। तो ये मेडिसिन का जो यूजेज होता है उसमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वो उसके बेनिफिट्स और उसके रिस्क को अच्छी तरह से वे बैलेंस करके बट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन में इस टाइप की मेडिसिन इतने डोज में इतने समय तक दी जानी चाहिए। ये जो है पेशेंट के बेनिफिट में रिक्वायर्ड है, और इसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो मार्केट में प्रेजेंट है उनको डॉक्टर्स को अप्रोच करना पड़ता है। उनको हम अपनी जो मेडिसिन है उसके बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। और इंडिया में काफी ब्रांड्स होती है, तो उनके जो ब्रांड्स हैं वो डॉक्टर याद रख सके उसके लिए उनको उनके साथ एंगेज रखना पड़ता है। ये सारा एक पेशेंट बेनिफिट के लिए ही एक्टिविटी होती है और ये जरूरी होती है। जी जी, ये जरूरी जो होती है, लेकिन लास्ट डॉक्टर साहब ये बताइए, जो माफ कीजिए बीच में आपको टोक रहा हूँ, जिस पे जो आम लोगों की समझ है और हाल के दिनों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही है, किसी ब्रांड का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं पैरासीटामोल का, कि एक खास पैरासीटामोल बहुत ज्यादा पुश किया गया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने कहा कि मैंने भी यही खाया, ऐसा क्यों होता है, सबको यही क्यों मिलता है? तो थोड़ा ये बताइए कि ये क्यों होता है और इस पे क्या इससे मुक्ति मिलेगी? नए कोड में वो ताकत है प्रैक्टिकली? देखिए, नए कोड में मैंने जैसे बताया दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि इसको क्लैरिफाई किया है। जैसे गिफ्ट आप दे सकते हो 1000 रुपए तक का, लेकिन क्या दे सकते हो आप इसमें? जैसे उन्होंने बताया कि आप ज्यादा से ज्यादा कोई डायरी दे सकते हो या इस तरह के रिमाइंडर्स दे सकते हो। तो एक जो पहले क्या था, ये ग्रे एरिया था कि आप क्या गिफ्ट दे सकते हो क्या नहीं दे सकते हो। ब्रांड रिमाइंडर कैसे, आप किस चीज को ब्रांड रिमाइंडर के डेफिनेशन में आएगा, किस चीज को ब्रांड रिमाइंडर के डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके अलावा जो मेडिकल एजुकेशन होता है, क्योंकि ज्यादातर जो कंप्लेन्स या जो डिस्कशन मैंने पब्लिक डोमेन में देखे हैं कि डॉक्टर्स को कहीं आपने स्पॉन्सर किया किसी कंपनीज ने, ऐसे सब एलिगेशन हमने देखे हैं। तो यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई किया गया है कि एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जो सीएमई हम कहते हैं, वो किन किन टाइप की एक्टिविटी सीएमई में क्वालिफाई होती है। इनके एंडोर्समेंट जैसे सीएमई आपको करना है तो कौन कौन कर सकते हैं, कि जैसे इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय डीसीजीआई और इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेडिकल एसोसिएशन। सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी अप्रूव करे किसको आप मेडिकल एजुकेशन में ठीक है डॉक्टर डिफाइन साहब, कर आपका रहे पॉइंट क्लियर है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रे एरियाज थे या जो कुछ बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं था, वो सब कुछ डिफाइन किया गया। और पैरामीटर भाई ये है कि दवा है, वो कोई साबुन या कोई शर्ट पैंट है नहीं, दवा है, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर्स को जानना जरूरी है। कंपनी, ब्रांड अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर को समझाएगा, और उस समझाने में, संबंध बनाने में डॉक्टर का इंटरेस्ट क्यों होगा उसको जगाने में, इसका एक लॉजिक बनता है। लेकिन सवाल यह है डॉक्टर ले कि जो इसमें अनफेयर प्रैक्टिस की बात की जा रही थी, अब दवा कंपनियां आपस में भी compete करती है। अगर किसी एक कंपनी का पैरासीटामोल ज्यादा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरे पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनियां वो भी सफर कर रही हैं, और मरीज तो ज्यादा पैसा हो सकता है दे ही रहा होगा। मेरा सवाल यह है कि जो ये कोड को रीडिफाइन किया गया है, क्या इसमें इतनी ताकत है? क्या इसमें इससे लाभ होगा? इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी? डॉक्टर ले। यस, डेफिनेटली मैं इस कोड को वेलकम करता हूं। काफी हद तक जो पूर्व में वॉलेंटरी करके बताया था, ये अभी इसमें मैंडेटरी करके बताया है। स्पेशली क्लैरिटी गिफ्ट्स के बारे में आ गई है, क्लैरिटी सीएमई के बारे में आ गई है, क्लैरिटी समझो कोई बुक लिख रहा है, कई आर्टिकल्स है उसके ऊपर आ गई है। और जहां तक जो आपने पहले जैसे जिक्र किया कि वो कोई फैमिली को गिफ्ट देते हैं या
टूर पे लेके जाता है उसको पूरा रोक लग गया है। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट ये डेफिनेटली है, 100 पैसे है परसेंट है, ये अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो पहले का मैंडेटरी नहीं था वो अभी मैंडेटरी हो गया है, और काफी हद तक इसका फायदा जो है वो आगे जाके रोगी को मिलेगा। अगर उसको अच्छी तरह से यूज किया, अगर सैंपल्स को कोई वेस्टेज नहीं किया, तो डेफिनेटली उसका फायदा पेशेंट्स को मिलेगा, जिसके लिए काफी हद तक जो दवाई की रेट्स है उसमें ऊपर फर्क पड़ सकता है। जी, तो फ़र्क पड़ेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है और इसको लागू करने का जो ज़िम्मा है वो एक तरीके से इंडस्ट्री को ही सौंपी गई है और जैसा कि मैंने कहा ये इंडस्ट्री का इशू भी है, सिर्फ पेशेंट का इशू नहीं है, इंडस्ट्री का बल्कि ज़्यादा बड़ा इशू है क्योंकि वहाँ अगर अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो कोई भी बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को परेशान कर सकता है। भाटी साहब, डॉक्टर भाटी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। ये बताइए एज अ पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट आपको इसमें क्या पॉइंट्स नज़र आते हैं जिस पर ख़ास तौर पर नज़र रखनी चाहिए या जहाँ पे थोड़ी सी शक की गुंजाइश बनती है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें फार्मा सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें हम, तो उनके पास अगर देखें फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैलेंजेस है, एक तो फेक ड्रग्स का, फेक मेडिसिन्स का जैसा हम देख रहे हैं, पहली बात। दूसरा भी एक और फार्मा सेक्टर के पास जो चैलेंज है वो है सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स का। तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए और दूसरा अभी फ़िलहाल हमारी जो वास्तविक समस्या है उसको ध्यान रखते हुए कि अल्टीमेटली कौन अफेक्टेड होगा, पेशेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ को ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फार्मा कंपनीज भी बिजनेस रन कर रही है। अब उनका जो प्रोडक्ट है दवा, बाकी अगर हम अदर कंपनीज की बात करें वो अपने प्रोडक्ट को जिस भी तरह से प्रमोट करें एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, कोई भी सेलिब्रिटी उसको इंडोर्स कर रहा है। अब फार्मा कंपनी अगर कोई भी दवा को प्रमोट कर रही है तो निश्चित तौर पे डॉक्टर्स के थ्रू करेगी, डॉक्टर्स उनको इंडोर्स करेगा, तो इसलिए एमआर को डॉक्टर्स के पास तो जाना पड़ेगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है एमआर तो वो बता के अपने प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं एकदम से आएगा, उसके बारे में जैसा अभी रिमाइंडर के लिए चलिए वो सॉर्ट आउट हुआ है, डिफाइंड हुआ है कि ये चीज़ें एज अ रिमाइंडर डॉक्टर के पास रहेंगी, जिसमें आप मान लीजिए डायरी हो गई, आप पेन हो गया, कोई किसी भी तरह का ऐसा टेबल स्टैंड हो गया जिससे उसको रिमाइंडर तो देना होगा ना, एक फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसे कॉन्फ्रेंस की हम बात करें कि कॉन्फ्रेंस की क्लैरिटी, देखिए कॉन्फ्रेंस भी होना, सीएमई कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन वो भी ज़रूरी है, दोनों तरह से हो सकती है। वो एग्जिस्टिंग कोई आपका प्रोडक्ट है मेडिसिन, उसका नई कोई रिसर्च आ रही है उसके ऊपर, केस स्टडीज़ के ऊपर जहाँ पर डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन किसी पे ले लीजिए तो वो भी इसका एक पार्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना ज़रूरी है कि जैसे आपने ग्रे एरियाज़ के बारे में बताया और स्पेसिफिकली जैसे इसमें और इसको फाइन किया है, रिफाइन किया है, इसीलिए कि जैसे हम हमारी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लगा लीजिए तो डेफिनेटली वो इस तरह से नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का परसेप्शन भी कई बार बदल जाता है। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि अगर डॉक्टर मेडिकेशन कोई भी प्रिस्क्राइब कर रहा है, जितनी दवाएं वो प्रिस्क्राइब कर रहा है उतना उनका इंसेंटिव बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये एक चीज़ हमें थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर लेकर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि कुछ जगह पर जैसे मार्जिन ज़्यादा है तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर लेले ने भी बताया कि वो प्राइसिंग कंट्रोल होगा कि कुछ जैसे मल्टीविटामिन हो गए, सप्लीमेंट हो गए, तो वहाँ पर नज़र रखी जा सकती है। सेकंड, अगर कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जिनकी इन हाउस फार्मेसी है तो इन हाउस फार्मेसी में वो कोई भी पर्टिकुलर दवा को वहाँ पे रखवाती है कोई भी दवा कंपनी, तो वो उनको एक स्पेशल प्राइस देगी, अलग से एक रेट देगी कि इस रेट पे उनको रखा होगा। पर हाँ, ज़रूर इससे ये जो कोड है इससे ये ज़रूर बेनिफिट होगा कि थोड़ा प्राइसिंग कंट्रोल, हम थोड़ा जो कैपिंग की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आगे भविष्य में वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। डॉक्टर लेले, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये जो पूरा कोड बनाया गया है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इंडस्ट्री के लिए है, कंपनीज के लिए है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं या सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इस कोड से थोड़ा फेयर प्ले का माहौल आएगा कंपनीज के बीच में, बाद में वो परकोलेट करेगा हमारे जैसे कंज्यूमर्स को भी।
इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, इसमें कितना आपको भरोसा मिलता है? इसलिए आपने जो बताया, पहले डॉक्टरों को इसको वॉलंटरी बताया था और कंपनीज के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये कोड में कंपनीज के ऊपर भी इक्वली जिम्मेदारी, बल्कि थोड़ी सी जिम्मेदारी डॉक्टरों से जास्ती बताई है। तो इसके लिए डेफिनेटली दवाई कंपनी के ऑफिसर जो है, ऑफिशियल जो है, वो भी अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान रख के काम करेंगे और उसका फायदा अल्टीमेटली तो दवाई के प्राइसेस के ऊपर ही होएगा और पेशेंट को होएगा, वो हम लोग मानते हैं। डेफिनेटली डॉक्टरों को अगर आपको कुछ देना नहीं है, कुछ गलत काम नहीं करना है, तो इसका बेनिफिट तो सबको होना चाहिए इन द लॉन्ग रन। और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना ये काम कंपनी का है, ये उनकी ऊपर जिम्मेदारी देने से उनका कार्यभाग जो अभी वो बढ़ रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस पे ये सारा कुछ होना है। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं जो नया कोड आया है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का, यानी डॉक्टर्स के साथ जो दवा कंपनियां किस तरीके से इंटरैक्ट करती है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे डॉक्टर्स को कन्विंस करते हैं कि वो उनकी दवाई लिखे, उसमें एक बड़ा इंटरवेंशन माना जा रहा है इस कोड को। डॉक्टर शाह, एक क्विक कमेंट आपसे चाहिए। ये जो पूरा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बताया गया है, ये कैसे काम करेगा और क्या इसके माध्यम से कंपनियां एक दूसरे पर लगाम रखेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आगे का कोड था वो वॉलंटरी था, ये एक मैंडेटरी कोड है। आगे भी एक प्रोविजन था इथिक्स कमेटी का, इस कोड में भी इथिक्स कमेटी का प्रोविजन है, लेकिन इस कोड में इथिक्स कमेटी को कैसे अप्रोच करना है, किसी को अगर कंप्लेन है तो कैसे एक इथिक्स कमेटी जो एसोसिएशन बनाएगा उसको कैसे अप्रोच करेंगी, इथिक्स कमेटी को एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, और अगर कोई कंपनी पाई जाती है अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो क्या क्या वो एक्शन ले सकते हैं। इसमें मॉनिटरी एक्शंस भी है और अलग उसके पब्लिक अनाउंसमेंट के भी एक्शंस है, जिससे उसका एक इमेज भी खराब होगा, उसको फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और इथिक्स कमेटी गवर्नमेंट के रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को भी लिख सकती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कोई और डिपार्टमेंट्स हो, जहां उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी इसमें हुई है। तो ये बहुत ही एक पावरफुल एक्शन इसमें पॉसिबल है। और सबसे बड़ा एक और प्रोविजन है कि हर एक कंपनी के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इथिक्स कमेटी को एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो ठीक हमारा है, तो 31st अब होता है, दारोमदार जो है, बहुत बड़ा दारोमदार इथिक्स कमेटी पे है। और कमेटी किस तरीके से फॉर्म होती है, क्या उसको कुछ लोग डोमिनेट करते हैं या वो एक जस्ट कमेटी होती है, ये इस पर बड़ा दारोमदार है। भाटी साहब, आपसे आखिरी सवाल हम ले रहे हैं, चूंकि थोड़ा आपके डोमेन में वो जाता है। एक बड़ा कंसर्न लोगों का होता है कि भाई जो पैथ लैब्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में भी नेक्सस की बात होती है, और ये कोई ऐसे कोरी बात तो है नहीं। क्या उसमें भी इंटरवेंशन की जरूरत लगती है आपको? देखिए, फार्मा सेक्टर या और अदर अलाइड सर्विसेज आ गई, जिसमें पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सभी आ गए। तो यहाँ पर यही ज़रूरी है कि जिसमें अगर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशंस को, जैसे फार्मा एसोसिएशंस होती है, मेडिकल एसोसिएशन, इसी तरह से डायग्नोस्टिक एसोसिएशंस, पैथोलॉजिकल एसोसिएशन, ताकि वो इस पे मॉनिटर रखें। और उसमें जैसे अभी आपने भी बात की इसमें कि जो ये इसमें कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, बट साथ के साथ जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर भी वॉचफुल रहेंगे। तो काफ़ी हद तक हमारा जो मेन उद्देश्य है कि क्वालिटी डायग्नोस्टिक और क्वालिटी ड्रग्स, क्वालिटी मेडिकेशंस प्रोवाइड करना और अफोर्डेबल करना। नहीं, ये तो आई थिंक वो सभी तरह का पर्पस इससे सॉल्व होगा। वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, इसलिए भाटी साहब आपको रोक रहा हूँ। ये बात तो सही है कि उद्देश्य जो है, जो घोषित उद्देश्य है सबका, इंडस्ट्री का या इंडिविजुअल कंपनीज का, वो यही होता है। लेकिन इन प्रैक्टिस जब बात गड़बड़ाने लगती है तब संतुलन साधने की बात होती है। कंपटीशन भी रहना चाहिए और लेकिन उस कंपटीशन को फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, किसी एक के पक्ष में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।